हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2। अध्याय 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? इज मैटर अराउंड अस इज प्योर? ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी लेट के चलो शुरू करते हैं, ठीक है। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार में खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस शुद्ध है? ये हम लोग कैसे जानेंगे? तो क्या अपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द का ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं भिन्न पदार्थों से मिश्रित होती हैं। देखिए, तो शुद्ध जो शब्द होता है वो हमारे लिए कुछ अलग मायने से होता है। जैसे कि हम लोग अगर कहीं लिखते हैं कि शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, तो हमें लगता है इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिकों के लिए जो है, ये सभी वस्तुएं जो है भिन्न होती हैं। तो पदार्थों के मिश्रण है, मतलब अगर पदार्थों मिश्रित इसमें वैज्ञानिकों को कुछ अलग, जो उन लोगों को कुछ अलग टाइप से उनको पता है कि ये भिन्न है, वो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि मिश्रण है। ये सब क्या है? मिश्रण। मतलब एक से अगर हम लोग दो पदार्थों में अगर मिल जाएगा तो वैज्ञानिक को वो मिश्रण है, ठीक है। लेकिन हम लोग उसको मिश्रण नहीं बोलेंगे, हम लोग जो मिलावट की चीज़ होती है उनको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। तो जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। तो एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलने से बने हैं। तो उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। मिश्रण क्या है? अब हम लोग जानेंगे मिश्रण क्या है। तो मिश्रण एक ही या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के लिए इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही पदार्थ एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान होता है या फिर रहता है। तो बच्चों, जो पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं, तो शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो इसके अभिलक्षण गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो मिश्रण के प्रकार, अब मिश्रण के कितने प्रकार हैं, क्या क्या हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। तो एक क्रियाकलाप द्वारा हम लोग जानेंगे कि मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। तो कैसे होते हैं? कक्षा को अ, ब, स और द समूहों में बांटिए। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह अ को दे। समूह ब को एक बीकर से 50 मिलीलीटर जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दे। कॉपर सल्फेट को मतलब कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड समूह 100 और 2 को दे। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दे। तो अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रण के कुछ अन्य उदाहरण जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन
रख सकते हैं। समूह 100 और 2 ने जो मिश्रण प्राप्त किए हैं उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण को विषवांगी मिश्रण कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड और लोहे की छन्नी, नमक और सल्फर एवं जल के तेल विषवांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। यह एक और क्रियाकलाप दिया है, लेकिन इसको आप अपने से कीजिए, ठीक है, खुद से पढ़ के कर सकते हैं आप इसको। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि विलयन क्या है। तो यहाँ जो आपको प्रश्न दिख रहे होंगे ऊपर, इन जो प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग दूसरा एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देंगे, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो विलयन क्या है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। कुछ भी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। विलयन मतलब विलायक और विलेय, जिसमें विलायक और विलेय दोनों हो। तो विलायक किसे कहते हैं? जिसमें जो अधिक मात्रा में हो वह विलायक होता है, जो कम मात्रा में हो वो विलेय होता है। जैसे कि अगर जल, जो चीनी और जल का अगर मिश्रण है तो उसमें से हमारा जो है विलायक है वो जल है और विलेय है वो चीनी है, ठीक है। तो प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थों के रूप में विचार करते हैं जिनमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो। लेकिन प्रकृति के में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हैं। मिश्र धातु, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। किसी विलयन के दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। मैंने जैसे कि आपको कहा कि विलायक वह घटक है जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलायक में मिला लेता है उसे विलायक कहते हैं। मतलब विलयन जो है वो जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं, और जो विलायक को खुद में मिला लेता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो प्राय कम मात्रा में हो, जो विलायक में घुल जाता है, उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। ये समझिए आप। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि चीनी और जल का विलयन तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। आयोडीन और एल्कोहलिक का विलयन जिसमें टिक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इनमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है। वातयुक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और गैस विलेय और जल विलायक है। वायु गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरे गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं, इसलिए विलेय कहलाएंगी। विलयन के गुण। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी है। विलयन की सांद्रता, अब हम लोग इसको देखेंगे क्या है। तो क्रियाकलाप 2.2 से हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न अभावों के रंगों के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। तो विलायन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या असिक्त घोल
कहा जाता है या फिर कहा जा सकता है। ठीक है, तो तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। तो क्रियाकलाप 2.2 में समूह और द्वारा प्राप्त विलयन समूह बॉग की तुलना में तनु है। जो हम लोगों ने क्रियाकलाप 2.2 किया उसके आधार पर यह है। क्रियाकलाप 2.3 दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल ले, एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरिलियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अत्यधिक ना घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरिलियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब अब ये समझ चुके हैं कि अगर वो संतृप्त मतलब एक तरह से हम लोग संतुष्ट बोल सकते हैं। अगर हमारा विलेय पदार्थ उसमें और नहीं घुल रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। मतलब वो उसमें जितना अगर हम लोग चीनी पानी का घोल बना रहे हैं उसमें हम लोग चीनी डाल रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा जिसमें और चीनी नहीं घुल रही है, इसका मतलब कि वह संतृप्त हो चुकी है, तो इसे हम लोग संतृप्त विलयन करेंगे। तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसे घुलनशील कहलाती है। मतलब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है तो उसकी जो घुलनशीलता उसको जो वो घुलती है उसकी घुलनशीलता को ही घुलनशीलता कहलाती है। ठीक है, तो यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है और तो इसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो देखिए कि यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्वर से कम हो तो उसे असंतृप्त कहते हैं। मतलब अगर वो संतृप्त नहीं है, मतलब उसमें और भी चीनी घुल सकती है तो वो असंतृप्त है। ठीक है, तो यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा। उपयुक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों का विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलयन की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला विधि तो द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुने 100। द्रव्यमान बटे विलयन के आयतन प्रतिशत, देखिए वहाँ द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जा रहा था और यहाँ आयतन प्रतिशत निकाला जा रहा है। ठीक है, तो पहले में हम लोगों ने क्या देखा कि द्रव्यमान विलयन, तो यहाँ देखिए हमारा यह है द्रव्यमान बटे क्या है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो क्या है हमारे नीचे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जा रहा है और यहाँ देखिए हमारा ये द्रव्यमान प्रतिशत है और यहाँ हमारा आयतन प्रतिशत है। तो देखिए दोनों में कुछ अंतर है नहीं, बस दोनों बराबर से हमारा करना है। बस यहाँ पे क्या करना है, विलयन का आयतन देना है, यहाँ हमारा विलयन का आयतन देना है और यहाँ हमारा विलयन का द्रव्यमान देना है, और ऊपर जो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है और यहाँ पे ऊपर देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है। तो दोनों बराबर है, दोनों में कोई भी अंतर आपको नहीं नजर आएगा। बस इतना अंतर है कि यहाँ पे आयतन का बात हो रहा है, वहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत का बात हो रहा है। ठीक है, और तीसरी विधि ये है कि विलयन के आयतन बटे आयतन प्रतिशत का अगर हम लोग निकालना चाहें तो उसका प्रतिशत होगा विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। इसमें दोनों का ही आयतन निकालना है। तो ये दोनों करके हम लोग ये तीनों विधियाँ हमें याद रखनी है। इन तीनों विधियों से हमारे बहुत सारे काम होंगे। तो देखिए इन विधियों के द्वारा हमारे एक यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है, हम लोग उदाहरण के तौर पर भी समझते हैं। तो देखिए क्या उदाहरण दिया है, चलिए देखते हैं। उदाहरण नंबर 2.1, तो एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो यहाँ विलयन की सांद्रता का परिकलन करना है। ठीक है, तो हमने वहाँ देखा था कि विलयन का द्रव्यमान निकालने में क्या पढ़ना पड़ता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और जोड़ कर देंगे हम लोग विलायक का द्रव्यमान। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा विलयन का द्रव्यमान निकल जाएगा और हम लोग विलयन का द्रव्यमान से हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमारा दिया हुआ है, देखिए इस विधि के द्वारा हमें ये करना है, फर्स्ट वाली विधि के द्वारा। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ क्या दी हुई है, यहाँ पे हमारा जो एक विलयन के यहाँ विलयन दिया हुआ है 320 ग्राम और विलायक दिया है जल में 40 ग्राम तथा साधारण नमक विलेय है और जो विलायन की सांद्रता, इसे हम लोग करके देखते हैं।
तो विलयन का द्रव्यमान सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दोनों को हम लोग जोड़ कर देंगे। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है हमारा 40 kg, और जो हमारा विलायक का द्रव्यमान है वो है 320 ग्राम। तो बराबर हमारा निकलेगा 360 ग्राम। तो यह हमारा विलायक का द्रव्यमान निकल गया। अब हम लोग जो इसका प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालने के लिए आप लोग को पता है क्या करते हैं हम लोग। प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले जो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और गुने 100, यही करना होता है हम लोग को। तो चलिए ये करते हैं। तो हमारा जो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है वो कितना निकला हमारा 40 ग्राम, बटा जो पूरा हमारा जो विलयन का द्रव्यमान है वो निकला हमारा 360 ग्राम, तो गुना 100। तब हम लोग इससे निकाल सकते हैं। इधर इधर कट जाएगा तो इधर हम लोग का निकल जाएगा 4 के 4, इधर हमारा 9 तो बराबर हमारा निकलेगा 100/9। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, तो अगर इसको हम लोग तोड़ने जाएं तो हमारा निकलेगा, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, तो हमारा आएगा 11.1 11.1 निकलेगा इसका प्रतिशत। तो ये हमारा निकल गया आंसर। तो हमारा टोटल आंसर कितना निकला 11.1%। तो अगर आप लोग बुक में देखेंगे तो हम लोग का बुक में भी यही दिया हुआ। तो देखिए जिस तरह से मैंने किया था उस तरह से सेम इसमें भी किया गया है। तो यहाँ देखिए विलयन का द्रव्यमान जैसे कि मैंने निकाला था सबसे पहले, तो वो हमारे यहाँ से देखिए 360 ग्राम निकल गया है। विलयन का द्रव्यमान का प्रतिशत निकालेंगे तो विलेय का पदार्थ का द्रव्यमान बटे जो है विलयन का द्रव्यमान, तो गुना 100। तो हमारा निकल जाएगा 40 जो 360 निकला गुना 100। तो 100 करने के बाद हमारे कितना निकला टोटल 11.1%। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं पूरा यहाँ निकल गया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे निलंबन। निलंबन क्या है? तो क्रियाकलाप 2.2 में समूह 100 से द्वारा पाया गया जो विषमांगी घोल जो द्रव ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि से निलंबित हो रहे हैं। तो ये निलंबन कण आंखों से देखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसमें कुछ अगर एग्जाम्पल ले, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दूध। दूध में अगर हम लोग कोई भी चीज़ मिलाएंगे तो वो हमारा नहीं दिखेगा। देखिए ये हमारा दिया हुआ है इसमें, यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये हम लोग पता चल गया। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, आंखों से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबन कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उनका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, और जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो मिट्टी पानी है। और छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण को अलग किया जा सकता है। देखिए अगर हम लोग मिट्टी पानी लेंगे तो उसको हम लोग छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, तो ये इसमें दिया हुआ है। तो जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रक्रिया रुक जाता है। अब हम लोग कोलाइडर विलयन किसे कहते हैं? तो इसमें हमारा दिया गया है कि कोलाइडर के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है जैसे दूध। देखिए इसका एग्जाम्पल है दूध कोलाइडर का। तो कोलाइडर की सामान्य कुछ यहाँ उदाहरण दिए हैं, हम लोग इस उदाहरण को देखते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा दिया है परिक्षेप्त प्रस्तावना। यहाँ द्रव का क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम गैस, जो वो परिक्षेपण माध्यम गैस हो जाएगा। इसका प्रकार क्या है, एरोसोल और कोहरा बादल कुहासा इसके उदाहरण है। ठोस गैस एरोसोल, धुआं वाहन का जो वो धुआं निकलता है वो गैस, और इधर इसका ये हो जाएगा द्रव, और यहाँ फोम इसका ये हो जाएगा, और शेविंग क्रीम के रूप में ये हो जाएगा। इतना है, आगे का आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का
फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। ठीक है, अब है यहाँ की यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश को फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। तो जंगल में कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। कोलाइडल के गुणधर्म यहाँ कुछ दिए हुए हैं। तो यह एक विश्रामी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से नहीं देखे जा सकते और ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उनके मार्ग को दृष्ट बनाते हैं दृश्य बनाते हैं। जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशिष्ट विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइडल विलयन प्रतिक्षेप प्रस्तावना और प्रतिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह ये घटक या परिक्षेपित कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षेप प्रावस्था कहते हैं तथा वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है, प्रावस्था निलंबित रहता है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो बच्चों, कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षेप प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण है, हमने जो ऊपर उदाहरण देखे थे वही इसमें बताए गए हैं। देखिए, ये उदाहरण जो हम लोगों ने अभी देखे वही। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक तथा कथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतर एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन के बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। तो यहाँ अब हमारा दिया है कि जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव है, लेकिन इनके जो रासायनिक गुणधर्म भिन्न है, इसलिए इनके जो ये लोग हम तेल को जल को मिलाते हैं तो ये जो तेल है वो हवा में जलता है, और लेकिन वो जो जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? तो यहाँ अब हमारा दिया हुआ है कि शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले जो पढ़ेंगे वो शुद्ध पदार्थों के क्या जो प्रकार हैं और तत्व बाकी के, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।